अब तक हमने जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। ओके, और हमें पता है कि फिजिक्स में किसी भी थ्योरी को सही नहीं माना जाता जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर देते। ओके, सो अभी हम जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे कि क्या उनके प्रूफ थे एक्सपेरिमेंटली। ओके, अब जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो लॉ है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दो तरीके से किया गया। 1920 से पहले इनडायरेक्ट जो हमारे पास वेरिफिकेशन थे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थे इनडायरेक्ट, वो हमारे पास आते थे 1920 से पहले। ओके, और उसके बाद 1920 में पहला आपका डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है? ओके, अगर मैं इसके दो पार्ट लिखता हूँ, फर्स्ट में आता है आपका डायरेक्ट, सॉरी पहले आएगा आपका इनडायरेक्ट। ओके, सेकंड आपका आता है डायरेक्ट प्रूफ। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनसे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सेम जो अपना थ्योरी है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो थ्योरी है उसकी हेल्प से एक्सप्रेशन, और वो दोनों आपस में मैच करते हैं। ओके, अब डायरेक्ट में क्या होता है कि जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो प्रूफ नहीं हुआ इनडायरेक्ट के अंदर। तो डायरेक्ट में ये होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, वो आपका एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली हमें मिलता है। तो इट मीन्स क्या है कि इनडायरेक्ट में ये होता है कि आप जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो हमारा लॉ है उसकी हेल्प से आप किसी दूसरी क्वांटिटी का एक्सप्रेशन निकालते हो, उसको आप कंपेयर करते हो एक्सपेरिमेंटली, जो कि इनडायरेक्टली हो गया। बट डायरेक्ट में सिंपल होगा बिल्कुल। डायरेक्ट आप सिर्फ फंक्शन को जो प्रोबेबिलिटी है उसको डायरेक्ट ही आप चेक करोगे कि कितने पार्टिकल्स हैं कितनी वेलोसिटी पर। ओके, सो सबसे पहले हम यही करने वाले हैं, इनडायरेक्ट मेथड जो है वो। 1920 में आपका जो पहला आया था डायरेक्ट, बट उससे पहले हम इनडायरेक्ट जो प्रूफ थे उनकी हेल्प से ही उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते थे। ओके, अब इनडायरेक्ट प्रूफ्स में सबसे पहले आपका प्रूफ आता है कि फाइनाइट विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये आपका फर्स्ट इनडायरेक्ट प्रूफ है। ओके, अब इसमें देखते हैं हम कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या होता होगा इसमें। ओके, मैथमेटिकली पार्ट भी हम इसको करेंगे इसके अंदर, बट उससे पहले समझना जरूरी है कि ये फाइनाइट विड्थ है, ये कैसे आपका एक्सप्लेन करती है इस क्वांटिटी को, और फाइनाइट विड्थ से हम क्या कह सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। ओके, अगर आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हों स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आपने हमारे पास सपोज आपका सोडियम लैंप है, आपने उससे स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से आप अगर आपने उसका जो वेवलेंथ है उसको स्टडी किया है, तो आपके लिए इजी रहेगा समझना। बट हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम या Hg का सोर्स था, लाइट सोर्स। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, कुछ इस तरीके के शेप का होता है कि ये कॉलीमीटर होता है। ओके, यहाँ पर ये आपका टेलीस्कोप होता है। ओके, यहाँ ये टेबल होता है, यहाँ ऐसा कुछ, यहाँ पर आप ग्रेटिंग लगा सकते हो, प्रिज्म रख सकते हो, और यहाँ पर आपकी मेजर करने के लिए यहाँ पर दो तरीके के मीटर होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स में।
और ये टेबल भी मूव कर सकता है और ये टेलीस्कोप भी मूव कर सकता है। ये तो चलो एपरेटस हुआ सिंपल सा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल एपरेटस है, बट हमें थ्योरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। सो इसमें होता क्या है कि यहाँ से लाइट आई, ओके, यहाँ से हमने क्या किया, उस लाइट को यहाँ से देखा तो हमको डायरेक्टली एक स्लिट दिखेगा ऐसे, ओके, ठीक है। अब क्या किया हमने, एक्सपेरिमेंट है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं आपके स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपको किसी लाइट का वेवलेंथ फाइंड आउट करना हो, ओके, और जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ओके, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं, ओके। अगर आपने इसके अंदर ग्रेटिंग या फिर प्रिज्म लगाया हो, इसके अंदर दो चीज लगा सकते हैं। ग्रेटिंग कुछ ऐसा होता है कि स्लिट्स होती हैं आपकी, बिल्कुल स्मॉल विड्थ की होती हैं, ये आपका नैनोमीटर की रेंज में होती है विड्थ आपकी दोनों स्लिट के बीच में, ओके। इट मीन्स बहुत कम डिस्टेंस होती है, एक तरीके से आप इन्फिनिट नंबर ऑफ स्लिट्स बोल सकते हो ग्रेटिंग को। सो ग्रेटिंग के अंदर से जैसे ही लाइट यहां से पास करेगा वो डिफ्रैक्शन करता है कुछ ऐसे। आप ये एंगल वगैरह फाइंड आउट करके आप चेक कर लेते हो कि कितना आएगा, ओके। इसका अगर हम हाफ जो एंगल है वो फाइंड आउट, सपोज थीटा एंगल था, सो हम क्या करते थे, डिफ्रैक्शन में क्या करते थे कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा करके यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर चेक करना है या सेकंड, इट मीन्स इसको बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर, इसको सेकंड ऑर्डर बोलते थे कि यहाँ से लाइट भी और भी आता है, यहाँ से सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन होता है। सो ये आपका ऑर्डर डिपेंड करता है 1 है कि 2 है, ओके। थीटा यहाँ से निकल जाता है, डी आपका विड्थ होता है स्लिट्स का, ओके। सो ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल होता है, यहाँ से आप क्या करते हो, लैम्डा फाइंड आउट कर लेते हो, ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है, ओके। अब जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट में हम स्लिट है उसको देखते हैं, ओके। अगर मैं जो आप देखोगे इस टेलीस्कोप में, उसके अंदर देखिए क्या होगा, कुछ इस तरीके की हमें लाइट दिखेगी, स्लिट दिखेगी लाइट की हल्की सी, ओके। इसका कुछ फाइनाइट विड्थ जरूर होगा, सपोज एक्स विड्थ होगा इसका, ओके। अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि जो फाइनाइट विड्थ है इस स्पेक्ट्रल लाइन का, इस स्पेक्ट्रल लाइन का, वही आपका रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए, ओके। कैसे होगा वो अब हम चेक करेंगे, मैथमेटिकली भी करेंगे, ओके। पर देखिए स्लिट का विड्थ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं हमारे पास एक एटम था, ओके। ये आपका बोहर थ्योरी आता है, ओके। आप चेक कर सकते हो बोहर थ्योरी में कि कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए बोहर थ्योरी क्या है, ओके। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। सपोज हम यहाँ पे 3 सेल बना देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ओके। अब सपोज हमने इसको क्या दिया, हीट दिया, सपोज हमने क्या है ई अमाउंट ऑफ इसको एनर्जी दे दिया, देन ये जो एटम है अंदर वाले सेल वाला, ये यहां आने की कोशिश करेगा, ओके। सपोज यहां पर हमारे पास और भी सेल हैं, एक सेल और था सपोज, ओके। सो हमारे पास ओनली यहां पार्टिकल है, सपोज यहां और यहां, ये इजी रहेगा समझने के लिए। अब 2 सेल हमारे आगे फ्री हैं। अब जैसे ही हीट दिया, हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ जाए या ये यहाँ आ जाए या ये टोटली फ्री हो जाए, ओके। अब टोटल फ्री हो जाएगा तब तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बट सपोज हमने इसको एनर्जी दिया E, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ आ जाता है एक्साइटेड स्टेट में, मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट इसकी यहाँ है, ओके। इतना एनर्जी दिया, अब ये अगर काफी नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को इसके सेल से बाहर निकालने के लिए, देन क्या होगा। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं है, अब यहां से बिल्कुल इम्पटी हो गया है, यहां पर है और यहां पर है, तो ये क्या कोशिश करेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाने के लिए वापस इस सेल में आने की कोशिश करेगा, सेकंड सेल में। सो
यहां पर इसका पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज इसने एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया कुछ अमाउंट। अब ये यहां पर वापस आएगा तो एनर्जी का लॉस इसे करना ही पड़ेगा। सो ये क्या है, कुछ अमाउंट में किसी एक फ्रीक्वेंसी का E इज इक्वल टू एच म्यू, हमें पता है एच म्यू होगा। ओके, और ये जो एनर्जी है ये इस जो सेल्स हैं, ये सपोज इसका एनर्जी E1 था, इसका E3 है, ये E2 है। सो इसका जो एनर्जी है जो ये रिलीज करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, E3 माइनस E1, यही तो है। सो ये कुछ रेडिएशन के रूप में इसको एमिट करेगा, एच म्यू इज इक्वल टू ई। इट मीन्स हमें कुछ यहाँ से एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा लिख सकते हैं। इट मीन्स एक पर्टिकुलर लैम्डा वैल्यू का हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। इट मीन्स अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो क्या है कि हमें सिर्फ एक पतली सी ऐसे मिलनी चाहिए जो विड्थ है स्पेक्ट्रम की, एक पर्टिकुलर, ये नहीं होना चाहिए कि सपोज अगर यहां पर मैं लैम्डा की वैल्यूज पुट कर रहा हूं यहां और यहां। ओके, इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं। सपोज ये ग्राफ ही तो होता है एक तरीके से, लैम्डा यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब लैम्डा हमारा वैल्यू ही एक आ रहा है, यहां से अगर आप चेक करो लैम्डा वैल्यू ही एक है, बिकॉज ये तो हो नहीं सकता कि एनर्जी में चेंज हो जाए। ओके, एनर्जी तो इतना ही होगा, इतना ही रिलीज करेगा। सो इसके कोरेस्पोंडिंग एक वैल्यू होगी लैम्डा की पर्टिकुलर। इट मीन्स इसका जो विड्थ है वो होना ही नहीं चाहिए एक तरीके से। ओके, अगर होगा भी तो भी नेग्लिजिबल होना चाहिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ आपका लैम्डा का वैल्यू इतना है। बट हम क्या देखते हैं कि आपका जो स्पेक्ट्रम लाइन है उसका विड्थ कुछ ना कुछ होगा, एक्स हमने देखा। ओके, अब देखिए ये हमारा प्रॉब्लम आ गया। ओके, बिकॉज यहाँ अगर आप देखो यहाँ तो एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स से हमें क्या एक ही वेवलेंथ मिलना चाहिए और एक बिल्कुल शार्प लाइन आनी चाहिए, बट हमें कुछ विड्थ मिल रही है। अब ये विड्थ क्यों होगी? ओके, बिकॉज विड्थ तो नहीं आनी चाहिए। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये जो एटम था ये हमने क्या एज्यूम किया था कि ये एटम आपका स्टेशनरी है, इसका जो वेलोसिटी है वो आपका 0 है। ओके, अब देखिए, अब अगर ये एटम किसी वेलोसिटी v से मूव करे देन क्या होगा? अब देखिए यहां पर ये जो एटम है ये मेरा क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। सपोज ये मेरा सोर्स है, यहां पर मैं हूं ऑब्जर्वर। ओके, मैं इस सोर्स से आने वाली जो लाइट है उसको इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या कर रहा था, चेक कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने यहां से जो ऑब्जर्वेशन लिया, अगर इसका भी वेलोसिटी v है देन हमें डॉपलर इफेक्ट इसमें लगाना पड़ेगा। बिकॉज डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपका रिलेटिव मोशन है ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, देन जो फ्रीक्वेंसी होगा, सपोज इसका फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल म्यू था। ओके, देन अब अगर ये इसके नजदीक आएगा देन इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ओके, इसको आप समझने के लिए काफी कंफ्यूजन होता है कि अगर आपका सोर्स नजदीक आता है तो क्या होगा। सो नॉर्मली अगर आप कंसिडर करो, सपोज कि अगर हम सपोज एप्पल कैच कर रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन है जो हमें एप्पल कैच करवा रहा है। ओके, सो अगर हम दूर से अगर कैच करेंगे देन क्या होगा, जो स्पीड है वो भी उसका कम होगा और जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो हमारी तरफ आएगा, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी नॉर्मल होगी। अगर वो हमारे पास आना स्टार्ट करता है देन फ्रीक्वेंसी जो है, कितना फास्टली वो हमारे पास आएगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू प्लस डी म्यू मिलेगा। ओके, अगर आपका सोर्स सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन हमारा कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी में। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी में चेंज है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में डिफरेंस होता है, हमें पता है। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सो यहां से क्या कह सकते हैं कि
म्यू चेंज हुआ, इट मीन्स वेवलेंथ भी चेंज होना चाहिए। इसकी वजह से ही क्या होगा, इसकी वजह से आपका जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है लैम्डा का, वो मिलने की बजाय आपको एक पर्टिकुलर विड्थ मिलती है। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये आपका हो गया डोपलर इफेक्ट। कई तरीके की क्वांटिटीज आ रही हैं, डोपलर इफेक्ट आ रहा है, बोहर्स थ्योरी आ रहा है, जिसकी हेल्प से हमने एक्सप्लेन किया कि फाइनाइट विड्थ नहीं होगा आपका, ये होगा शार्प। ओके, शार्प विड्थ होनी चाहिए, ये आपकी फाइनाइट आ रही है एक्सपेरिमेंटली। ओके, इसको हमने एक्सप्लेन किया डोपलर इफेक्ट की वजह से, कि डोपलर इफेक्ट की वजह से कि अगर आपका मॉलिक्यूल है वो अगर आपका मूव कर रहा है तो उसकी कारण आपका जो फ्रीक्वेंसी में चेंज जरूर होगा। ओके, और हमें पता है कि जो आपका गैस है उसके अंदर क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए उनका कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होना चाहिए। ओके, अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसकी वजह से डोपलर इफेक्ट आएगा। ओके, इसकी वजह से फाइनाइट विड्थ मिलती है। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इस विड्थ का। ओके, और एक्सपेरिमेंटली आप उसको कैसे चेक करोगे। ओके, हमने देखा कि डोपलर इफेक्ट आपका कैसे जो स्पेक्ट्रल विड्थ है उसको कैसे चेंज कर सकता है। हमने देखा कि डोपलर इफेक्ट है वो फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करेगा, और फ्रीक्वेंसी आपका वेवलेंथ को इफेक्ट करेगा, जिसकी हेल्प से आपका जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज होगा, उसका विड्थ चेंज होगा। अब उसका विड्थ फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, वो हमें थोड़ा डिस्कस करना है, बिकॉज शार्प तो नहीं होगा, हमने देख चुके हैं फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। सो दो केसेस आते हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल ऑब्जर्वर से दूर जाता है या फिर नज़दीक आता है, दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। एक में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एक में फ्रीक्वेंसी घटेगा। और हमें पता है कि आप किसी भी गैस को अगर कंसिडर करो तो उसमें मॉलिक्यूल हैं वो आपके जिगजैग मोशन में, जिगजैग डायरेक्शन में मोशन करते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये आपका ऑब्जर्वर था, ये यहाँ पर सपोज हमारा क्या था, सोर्स था, ये आपका सोर्स है, और यहां पर अगर आपका ऑब्जर्वर है, ओके, अगर ये v वेलोसिटी से इसकी तरफ मूव कर रहा है, देन सपोज अगर ये स्टेशनरी था फर्स्ट केस में, कि ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इस केस में हमने मेजर किया, हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिला, म्यू। ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, हमें म्यू प्लस डी म्यू मिलेगा। ओके, और डी म्यू का वैल्यू क्या होता है, डोपलर इफेक्ट से इसका वैल्यू होता है आपका v एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी होगा, डिवाइडेड बाई c इनटू आपका जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर स्टेशनरी केस में कितना होगा वो। अब अगर आप टोटल देखो कि म्यू प्लस डी म्यू कितना हो गया, यहां से ऑब्जर्व की गई फ्रीक्वेंसी सपोज म्यू 1 है, सो म्यू 1 का वैल्यू कितना आ गया, यहां से कितना आ गया, म्यू 1 प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई सी। उसी तरीके से म्यू 2 अगर फाइंड आउट करोगे, जिसमें क्या होगा, आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका सोर्स, v वेलोसिटी से दूर जा रहा है, देन आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा और सेम अमाउंट में होगा, इट मीन्स म्यू 1 माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई सी। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है कि म्यू फ्रीक्वेंसी से कुछ ज़्यादा भी है, कुछ कम भी है, इट मीन्स यहाँ पर आपका म्यू फ्रीक्वेंसी है, यहाँ म्यू प्लस डी म्यू और म्यू माइनस डी म्यू, ये आपका रेंज आ गया, जिस रेंज में आपका जो लाइट है या जो भी रेडिएशन है वो होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए पार्टिकल्स का वेलोसिटी कितना हो सकता है किसी भी गैस में। हमने देखा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कि वेलोसिटी 0 टू इन्फिनिटी हो सकता है पार्टिकल। सो अगर यहाँ से चेक करें, देखिए अगर Vx को मैं देखूं तो वेलोसिटी
इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर इसको इनफाइनाइट करता हूं देन फ्रीक्वेंसी भी मेरा इनफाइनाइट हो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। इट मीन्स मेरा जो रेंज है स्पेक्ट्रम को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, हमें फाइनाइट विड्थ मिलता है, जैसा हमने पहले डिस्कस कर चुके, फाइनाइट विड्थ मिलता है। अब फाइनाइट विड्थ मिलता है, क्यों मिलेगा हमें? यहां पर तो 0 टू इन्फिनिटी मिल रहा है। ओके, इसका रीजन होता है आपका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें। कैसे कि हमने क्या चेक किया था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस तरीके से था कि यहां से कुछ इस तरीके से। ओके, यहां पर मेजर पार्टिकल्स थे, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स इस वेलोसिटी रेंज में थे यहां पर। ओके, अब यहां पर अगर हम चेक करें कि उन पार्टिकल्स का जिनका वेलोसिटी हाई है, वेरी हाई है, इट मींस इन्फिनिटी के लगभग है, उनका नंबर क्या है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इतने ही तो पार्टिकल होंगे। अब यहां कितने होंगे? यहां आपका हो सकता है 20% पार्टिकल इसी रेंज में हो, हाई वेलोसिटी रेंज, एक मीडियम रेंज में, मीडियम वेलोसिटी रेंज में सबसे ज्यादा पार्टिकल है। इट मीन्स ये जो इन्फिनिटी वेलोसिटी वाले पार्टिकल हैं ये सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ इफेक्ट करेंगे तो ये जो पार्टिकल हैं जो ज्यादा नंबर में हैं इस रेंज में जो है, जहां पर आपका पीक है, यही आपका डिसाइड करेंगे आपकी जो विड्थ है वो क्या होगी। हम यहां से चेक कर सकते हैं वेलोसिटी कहां से कहां तक है। ये वेलोसिटी आपका सपोज v1 है, ये आपका v2 है। ये दो वेलोसिटी रेंज जो है वही डिसाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज। सो हमें पता है अगर ये दोनों फाइनाइट हैं देन आपका फ्रीक्वेंसी μ1 μ2 ये भी फाइनाइट आएगा, रेंज भी फाइनाइट हो जाएगी। सो इसीलिए आपका जो फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आपका जो वेवलेंथ जो है वो भी आपका एक फाइनाइट विड्थ में मिलेगा। सो इसको तो हमने, कोई बात नहीं, इसको तो हमने प्रूव कर दिया कि कैसे होगा। अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं कि इस विड्थ का जो इस स्लिट का जो विड्थ है या फिर जो स्पेक्ट्रम है उसका विड्थ कितना होगा। फाइनाइट है पर कितना होगा वो चेक करेंगे। अब डोपलर इफेक्ट्स की वजह से जो वेवलेंथ में चेंज है वो देखते हैं कितना होगा। सपोज हमारा वेवलेंथ जो लैम्डा नोड था जब आपका पार्टिकल स्टेशनरी है, माइनस सपोज कोई एक्स क्वांटिटी है वो आपकी डिक्रीज होती है। ओके, अब देखिए लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आप इक्वल लिखो तब भी देखिए लैम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई म्यू। इट मीन्स जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वेवलेंथ आपका कम होगा। सो यहां पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? सी डिवाइडेड बाई वो फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी जिसमें कुछ ऐड हो रहा है। इट मीन्स ये वाली लिखूंगा देन मुझे लैम्डा माइनस कुछ मिलेगा, छोटा मिलेगा लैम्डा। अब यहां से देखिए, यहां से ज्यादा वाली वेलोसिटी अगर पुट करता हूं देन देखिए कितना आएगा। यहां से μ1 प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई सी, ये आपका वैल्यू होना चाहिए। अब देखो अगर इस वाली टर्म को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं इट मीन्स सी डिवाइडेड बाई μ1 प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई सी। ओके, अब हम क्या करते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं कि अगर आपका 1 प्लस एक्स कोई क्वांटिटी है उसका पावर अगर n है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा? इसका एक्सपेंड जो है वो 1 प्लस n इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से जो है वो इनफाइनाइटली आपका चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां से अगर आप करोगे इसका पावर -1, यहां से आप अगर करोगे तो n का वैल्यू कितना होगा? -1 अगर आप वैल्यू पुट करोगे देन देखिए कितना आता है 1 प्लस एक्स माइनस 1, इसका होगा 1 माइनस एन एक्स। और देखिए हमें सिर्फ
लेके चलना है आपका वी एक्स डिवाइडेड बाई सी, न कि इसका स्क्वायर और क्यूब, वो चीज़ें हमने नहीं करनी, बिकॉज सी आपका वेरी लार्ज है, बिकॉज 3 × 10⁸ है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्वांटिटी और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर की जो टर्म्स है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। सो इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा। सो लैम्डा नोट माइनस एक्स है वो इज इक्वल टू किसके होगा, सी डिवाइडेड बाई म्यू, यहां से 1 माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई सी। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन देखिए आपको कितना मिलेगा, सी डिवाइडेड बाई म्यू माइनस यहां से कितना हो जाता है, वी एक्स डिवाइडेड बाई म्यू। अब यहां से चेक कीजिए, ये जो क्वांटिटी है ये आपकी वही है, यहां से देखिए सी डिवाइडेड बाई लेमडा, सी डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू जो क्वांटिटी जो फ्रीक्वेंसी था वो स्टेशनरी स्टेट में था, और ये आपका लेमडा नोड है। सो हमें पता है, क्या पहले से ही पता है कि आपका जो लेमडा नोड है वो इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई म्यू है। सो यहाँ से ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है और हमें x का वैल्यू मिल सकता है। सो x जो है वो हमारे पास आ गया कि x इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाई म्यू। इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, देखिए x क्या चीज है ये जानना जरूरी है। लैम्डा नोड माइनस एक्स मीन्स ये डी लैम्डा था। ओके, अब होगा क्या ये हमें एक बार देखना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम है कैसे होता है, स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर आपका लैम्डा वेरी करता है, यहां पर आपका सपोज लैम्डा नोड था। ओके, हमें यहां पर लैम्डा नोड प्लस डी लैम्डा मिला, और यहां पर आपका लैम्डा नोड माइनस डी लैम्डा मिला, और हमें पता है ये जो विड्थ है ये आपकी सेम होगी, बिकॉज सेम अमाउंट है वो आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम अमाउंट है वो आपका ऐड हो रहा है। ओके, अब देखिए स्पेक्ट्रल का विड्थ कितना हो गया, टोटल विड्थ कितना हो गया, लैम्डा के अराउंड, लैम्डा नोड के अराउंड इतना, ये आपका टोटल विड्थ हो जाता है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का विड्थ। अब हम अगर इतना कंसिडर करें, इतना, तो वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ ही तो हो जाएगा। इट मीन्स अगर जो विड्थ है ओरिजिनल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ओके, वो इज इक्वल टू कितनी है, डी है। सपोज डी नहीं, इसको आप वाई एज्यूम कीजिए, वाई है। देन जो आपका ये जो है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स एक्स क्या है आपका, हाफ विड्थ। ओके, ये आपका क्या होगा, हाफ विड्थ है स्पेक्ट्रल लाइन का। ओके, अब यहां से प्रॉब्लम क्या आता है, फिर यहां से प्रॉब्लम आता है वी एक्स। चलो फ्रीक्वेंसी तो चलो कैसे करके फाइंड आउट कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हमारे पास यहां पर प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, इस टर्म का हम यूज करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सप्रेशन में, और उसको थोड़ा डिराइव करके देखेंगे। ओके, सो थोड़ा रब करते हैं फिर हम चेक करेंगे आगे। ओके, अब तक हमें ये एक्सप्रेशन मिला था कि जो आपका हाफ विड्थ है स्पेक्ट्रम का वो x इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाई म्यू आया था। अब जो इंटेंसिटी है आपकी स्पेक्ट्रल लाइन की वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो रेडिएशन है वो एमिट होगा। ओके, इतना ही ज़्यादा रेडिएशन, बिकॉज हमने चेक किया था ना कि एटम्स हैं उसके अंदर आपका बोहर जो थ्योरी है उसके हिसाब से आपका रेडिएशन है एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस रिलीज करता है, फिर रेडिएशन बनता है। सो जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतना ही ज़्यादा रेडिएशन आएगा, और उतना ही आपका जो ब्राइटनेस है उस स्लिट का, या जो आपका जो जितना स्पेक्ट्रम में जो विड्थ आ रहा है उसका ब्राइटनेस उतना ही ज़्यादा होगा।
इट मीन्स आपका इंटेंसिटी किस तरीके से रिलेटेड है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल से। सो मैं क्या कह सकता हूं कि आई अगर मेरा इंटेंसिटी है देन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल के। अब नंबर ऑफ पार्टिकल हमें कहां से एक्सप्रेशन मिल सकता है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। सो उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो देखिए। अब यहां पर ओनली सिंगल एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, ओनली एक्स एक्सिस में मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहे हैं देन हमें पता है कि आपका जो डी एन एक्स है वो किसके इक्वल होगा? एन इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर, बी का वैल्यू एम डिवाइडेड बाई 2kBt वी स्क्वायर, और यहां पर आपका डी वी एक्स आ जाता है कि किस रेंज में है। सपोज हम रेंज जो है वो कंसिडर कर रहे हैं आपकी v2 v प्लस डी वी एक्स, ये हमारा सपोज रेंज है। अब देखिए ये आपका जो टर्म है ये इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, और ये मैक्सिमम पॉसिबल आपका नंबर है। इट मीन्स ये आपका, अगर मैं आई नोड से रिप्रेजेंट कर दूं मैक्सिमम पॉसिबल जो ब्राइटनेस है वो, और इसको अगर मैं ब्राइटनेस इंटेंसिटी से अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूं? आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kBt, और ये आपका एक्स डायरेक्शन में है, ओके। और ये जो रेंज है ये आपका यहां से कैंसिल हो जाता है अगर आप ओनली पर यूनिट रेंज की अगर बात करूं, ओके। यहां से देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, ये हमारा x है। यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू यहां पुट करते हैं। आई इज इक्वल टू कितना हो जाता है? आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करो कितना? म्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kBt, ओके। अब देखिए सपोज x तो चलो हम क्या ले रहे हैं? वेरिएबल है एक तरीके से ना, बिकॉज x विड्थ है जो वेरी होता है, ओके। एक तरीके से अगर यहां से अगर हम चेक करें, अगर सपोज हाफ विड्थ जो है हाफ विड्थ उसको मैं d से रिप्रेजेंट करता हूं, देन क्या होगा? ये जो इंटेंसिटी है ये आपका टोटल स्लिट के लिए है कि स्लिट अगर आपका सपोज इतना था, इतना हमें स्पेक्ट्रल लाइन का विड्थ इतना मिल रहा था, सपोज कैपिटल डी है उतना मिल रहा था। सो इसका जो इंटेंसिटी है वो हमें कितना था? आई नोड मिल रहा था, ओके। अब हमने क्या कर दिया, यहां तो आपका x इज इक्वल टू डी है, कैपिटल डी, हमने क्या कर दिया? इसको हाफ कर दिया, x इज इक्वल टू स्मॉल डी कर दिया या d/2 कर दिया, कोई बात नहीं है उसमें, बट हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। सो इस वाले पोर्शन का इंटेंसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ इसका होगा। इट मीन्स जो I है इस केस में वो आपका आई नोड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑब्वियसली हाफ हो जाएगी बिकॉज क्योंकि आपका जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो विड्थ है वो आपने हाफ कर दिया। तो यहां से अगर मैं एक्सप्रेशन में चेक करूं देन यहां से इसका वैल्यू हो जाता है कितना? आई नोट डिवाइडेड बाई 2, आई नोट से आई नोट कैंसिल, यहां से 1/2, और यहां से अगर आप इन्वर्ट करोगे 1/2, यहाँ एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव हो जाता है और आपका आ जाता है 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एम म्यू स्क्वायर एक्स, हमारा चेंज हो जाता है स्मॉल डी से डी स्क्वायर। स्मॉल डी आपका क्या है? विड्थ है, हाफ विड्थ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाफ विड्थ है ना कि कंप्लीट विड्थ, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सो यहां से डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kBt, लॉग लीजिए, नेचुरल लॉग अगर यहां लेंगे देन हमारे पास क्या है? ln2 इज इक्वल टू यहां से आपका आ जाता है एम म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2kBt, और अगर हम d का वैल्यू फाइंड आउट करें, d इज इक्वल टू, देखिए
2 kBt डिवाइडेड बाई m, ओके, 2 kBt डिवाइडेड बाई m, यहां पर म्यू स्क्वायर और यहां पर आपका ln2 है, इसका आपका अंडर रूट हो जाएगा। ओके, सो आपका जो d है उसका एक्सप्रेशन हमारे पास इतना आ जाता है। अब अगर यहां पर इसको सोल्व थोड़ा और चेक करें क्या आएगा, देन देखिए यहां से अगर मैं म्यू बाहर निकाल दूं, बिकॉज स्क्वायर है बाहर आ सकता है, और म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, सो ये आपका लैम्डा अपॉन सी हो सकता है। सो लैम्डा डिवाइडेड बाई सी अंडर रूट ऑफ 2 kBt ln2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m। यहां से अगर आप ऊपर नीचे एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हो, देन देखिए क्या आएगा एक्सप्रेशन। यहां पे लिखते हैं अपन एक्सप्रेशन क्या आएगा, d इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई सी, लैम्डा नोट अगर लिख देता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ, यहां से देखिए kb इंटू एन ए आपका r से रिप्लेस किया जा सकता है, इट मीन्स 2RT ln2 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, इट मीन्स एक मोल गैस का मास कितना होगा। ओके, अब यहां से चेक कीजिए इसका वेरिएशन अगर आप चेक करो, ओके, आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो या फिर वेरिएशन भी बोल सकते हो, उसको चेक करते हैं। वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन क्या है, आर आपका कांस्टेंट है, ln2 कांस्टेंट है, लैम्डा नोट आपका कांस्टेंट होगा उस मटेरियल के लिए, सी आपका कांस्टेंट है, तो डी आपका डिपेंड कर रहा है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और सेकंड आता है डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम, और ये भी आपका अंडर रूट एम होगा, अंडर रूट टी होगा। ओके, सो फर्स्ट में है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट के। ओके, यहां से क्या पता लग रहा है कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने चेक किया था कि लोअर वेलोसिटी वैल्यू से हायर वेलोसिटी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड होने की वजह से ऑब्वियसली स्प्रेड होंगे तो हायर वेलोसिटी में जाएंगे, उसकी वजह से हमें पता है कि जितने ज़्यादा हाई वेलोसिटी पर पार्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्प्रेड करेगा जो स्पेक्ट्रम है वो। क्यों? बिकॉज उस जो अपना जो हमने एक्सप्रेशन चेक किया था एक्स के लिए, एक्स हमारा कितना आया था, वी एक्स डिवाइडेड बाई टी म्यू, और वी एक्स का जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए विड्थ उसका इंक्रीज होगा। सो ये देखा गया कि अगर आपको कोई अच्छा बढ़िया काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिसाइज वर्क करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आप ऐसे मटेरियल पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे पोलराइजेशन वगैरह है, या फिर ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, ओके, देन आप कौन सा लाइट यूज करोगे। ओके, सो उसका विड्थ भी कम होना चाहिए स्पेक्ट्रम का, जस्ट एक बिल्कुल शार्प लाइन होनी चाहिए स्पेक्ट्रम के। सो टेम्परेचर अगर आप जितना कम लोगे उतना ही आपके लिए सही है। इट मीन्स अगर किसी सोर्स का टेम्परेचर कम है देन उसका विड्थ कम होगा बजाय हाई वैल्यू टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट आता है कि आपके पास जो मास है वो भी वेरिएशन दिखाता है विड्थ के साथ। जिस मटेरियल का मास ज़्यादा होगा उसका जो विड्थ है वो कम होगा। ओके, सो प्रिसाइज वर्क में अगर हमें बोला जाए कि आपको हाइड्रोजन सोर्स चाहिए, सोडियम सोर्स चाहिए, या फिर जो आपका मरकरी सोर्स है वो चाहिए, देन हमें वो सोर्स चूज करना चाहिए जिसका मास जो है मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा हो, बिकॉज जिनका मास ज़्यादा होगा उनका जो स्प्रेड है, वेवलेंथ का जो विड्थ है, फाइनाइट विड्थ है, वो आपका उतना ही कम होगा, और प्रिसाइज वर्क के लिए वो बिल्कुल सही है, हमें किसी भी तरीके का एरर नहीं मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो हाफ विड्थ है स्पेक्ट्रल लाइंस की उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। ओके, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आपको लैम्डा नोट
एम की और टी की वैल्यू पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कितना हाफ विड्थ होगा। ओके, और यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, जो विड्थ है हमारा, ये ओबियसली हम चेक कर पा रहे हैं, ये आपका थ्योरेटिकल है। अब एक्सपेरिमेंटली अगर हमने मेजर किया ये जो विड्थ है, ये कैसे करेंगे? जैसे ही जो भी स्पेक्ट्रम आ रहा है, जितना जो विड्थ है उसका वो फाइंड आउट करो, उसका हाफ करो, वो इसके इक्वल आना चाहिए। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वो जो वैल्यू होगी वो आपकी इसके एग्जैक्ट इक्वल आती है। इट मीन्स ये हमारा सही है, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो। सो इट मीन्स ये हमारा एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है। किसके लिए? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, बिकॉज हमने उसका यूज किया है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन था ये हमने यहाँ पर यूज किया है, इसलिए ये चीज प्रूव हुई है। ओके, सो ये आपका इनडायरेक्ट प्रूफ था। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस नहीं किया है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते तो डायरेक्ट होता। यहाँ पर हमने उसका हाफ विड्थ लिया है स्पेक्ट्रम का, जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट हम अप्रोच कर रहे हैं उसके ऊपर। सो ये एक तरीके से जो आपका फर्स्ट जो इनडायरेक्ट मेथड था वो कंप्लीट होता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो फाइनाइट विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के केस में था, जो कि एक इनडायरेक्ट मेथड है आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए। सो ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए है कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पॉइंट से, वहां से कितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं, किस तरीके के बन सकते हैं, सिर्फ उसी के लिए, और ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है इतना। ओके, जस्ट सिंपली फॉर्मूला बेस डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। इसके अंदर हमें दिया गया क्वेश्चन की कैलकुलेट द डॉपलर ब्रॉडनिंग। इट मीन्स डॉपलर केस आ गया, इसके अंदर कितना डॉपलर इफेक्ट से कितना जो वेवलेंथ है उसके अंदर कितना ब्रॉडनिंग होगा। इट मीन्स जो विड्थ है आपकी वो किस तरीके से इंक्रीज करेगी। एक एग्जैक्ट सिंगल लाइन में होने की वजह से उसका कुछ ना कुछ विड्थ होगा। अब ये पूछ रहा है वो विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द डॉपलर ब्रॉडनिंग इन सोडियम लाइन हैविंग वेवलेंथ अपने को दिया गया है, टेम्परेचर अपने को दिया गया है, और सोडियम का केस था, इसलिए हमें क्या है उसका मोलर मास जो है वो हमें 23 ग्राम पर मोल दिया गया है। सो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ब्रॉडनिंग है, ब्रॉडनिंग जो हमने जैसे देखिए, ये सपोज हमारे पास स्पेक्ट्रम में इतना विड्थ आया था ना, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये हमारा टोटल डी था, ये स्मॉल डी था, और दोनों हाफ हाफ थे। ये डी है, ये इसका 2 टाइम्स था। सो ब्रॉडनिंग जो है वो हमारा सिर्फ हाफ लिया जाता है, हाफ पॉइंट लिया जाता है, न कि फुल। ब्रॉडनिंग यही होता है कि जैसे हमने देखा था, क्या देखा था कि सपोज ये था, तो डॉपलर ब्रॉडनिंग सिर्फ यही होगा कि यहाँ पर लैम्डा नोड है। ओके, यहाँ पर लैम्डा नोड माइनस सम क्वांटिटी x होगा, यहाँ पर आपका लैम्डा नोड प्लस x क्वांटिटी होगा। सो ये जो x क्वांटिटी है यहाँ से ये वाली, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि b हमने फाइंड आउट कर दिया और b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। ब्रॉडनिंग का मतलब है कि d लैम्डा चेंज कितना होगा लैम्डा में डॉपलर इफेक्ट की वजह से। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, इसके अंदर हमें ब्रॉडनिंग फाइंड आउट करना है। लैम्डा नोड हमें दिया गया है, इस लैम्डा के रिस्पेक्ट में आगे या पीछे, और हमें दिया गया है टेम्परेचर इसका इतना है। अब देखिए सोडियम का जो मोलर मास है वो दिया गया रिलेशन में, मोलर मास यहाँ पर है, बट इसको चेंज करना पड़ेगा हमें 23 इंटू 10⁻³ kg, ये आपका चेंज हो जाता है मोलर मास में। m का वैल्यू MKS में हो गया, r का वैल्यू MKS में है ही पहले से, ये आपका केल्विन में वैल्यू है। नैनोमीटर को आप 10⁻⁹ मीटर करके वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो 2RT ln2/m। लैम्डा नोट का वैल्यू आ जाता है, c आपका होता है ये 3 × 10⁸। तो ये वैल्यूज पुट करनी है, और आपको जो वैल्यू है ब्रॉडनिंग वो आपको 8.78 × 10⁻⁴ नैनोमीटर। ओके, वैसे अगर आप क्रॉस चेक भी करो कि वैल्यू हमारी सही है कि नहीं है, अगर कैलकुलेशन आपकी सही है,
और अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो देखिए यहाँ पर यूनिट्स अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर ये यूनिट नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में यूनिट होगा, बट जो डिफरेंस है वो 10⁻⁻⁴, -5, -6 में कुछ इस तरीके से होगा। इट मीन्स बहुत कम है, इस लैम्डा के कंपेयर में बहुत कम डिस्टेंस होगी ये। ओके, बिकॉज बिल्कुल नैरो स्लिट हमको दिखाई देती है उस केस में। ओके, सो इस तरीके से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप बी का वैल्यू जो ब्रॉडनिंग है डॉपलर इफेक्ट से वो फाइंड आउट कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन बनेंगे कुछ इसी तरीके के मिलेंगे। आपका मटेरियल चेंज हो सकता है, कोई अलग क्वांटिटी पूछ सकता है कि किस वेवलेंथ के अराउंड आपका ब्रॉडनिंग है, ये पूछ सकता है अगर हमें ब्रॉडनिंग दे दिया जाए। ओके, हो सकता है कि हमें मोलर मास पूछ ले, हो सकता है हमें उस सिस्टम का टेम्परेचर पूछ ले। तो ये जो क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी हो सकता है, बी पूछ सकता है, लैम्डा नोट पूछ सकता है, या फिर उसका मोलर मास पूछ सकता है, पूछ सकता है कि आपका मटेरियल कौन सा है ये बताइए। ओके, या फिर किस वेवलेंथ के अराउंड ब्रॉडनिंग हो रहा है, ब्रॉडनिंग कितना होगा। सो ये तरीके के 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है वैसे समझना इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है और कौन सा जो मेथड है वो हमें लगाना है, बिकॉज ये हमें पता होना चाहिए कि ये इस सेक्शन से क्वेश्चन आया है। ओके।